तो प्रवीण, हाँ सर। सबसे पहले तो आपका गुरुकुल एग्री में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताइए। Actually, sir, first of all, I would like to thank you for giving this opportunity to express myself, my strategy, and showing interest in my strategy. And I am very blessed and honored that due to your support and your hard work, I can come true my dream. मेरा जो ड्रीम था वो मतलब हो सका, सक्सेस हो सका आपकी वजह से सिर्फ, और उसके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ आपका। जी, और आप कहाँ के मतलब जो आपका स्टेट कौन सा है और कौन सा हाँ बैंक सर। अलॉट हुआ है, इसके बारे में पूरा अपना जो इंट्रो है और कब आपने ग्रेजुएशन की। हाँ हाँ सर। तो सर मेरा नाम प्रवीण मकवाना है, मैं पाटन डिस्ट्रिक्ट से हूँ गुजरात में, जो कि गुजरात में है। और मैंने ग्रेजुएशन की है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। मेरा ग्रेड पॉइंट है 8.24। और मुझे अभी कैनरा बैंक अलॉट है। कौन से ईयर में आपने ग्रेजुएशन की? मैंने 2018 में 2018 में ग्रेजुएशन की। 18 में किया था। तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था ईएफओ? हाँ सर, सेकंड। उस टाइम 19 वाला फर्स्ट था, ये सेकंड था। ओके, तो ये जो 19 में था ये आपका प्री क्वालिफाई हुआ था या मतलब क्या हुआ था, ये पूरा आप हाँ अपने सर, बारे में उसमें बताइए। प्री क्वालिफाई हुआ था, आराम से मेरा हो गया था। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस एंड लैक ऑफ स्ट्रेटेजी, मेंस की मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी थी नहीं थी, और ना ही एक्सपीरियंस था, ना कोई ऐसा मेरे पास कांटेक्ट था जिससे मैं जान सकता था कि एक्चुअली में मेंस में होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और उस टाइम आपका जो ये था गुरुकुल एग्री का कोर्सेस, वो उसके बारे में मैंने सुना था, लेकिन कोई आइडिया नहीं था कि आप कैसे मतलब क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या मटेरियल रहता है। तो मैं फिर परचेज नहीं कर पाया, और अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। ओके, तो आपका पिछले साल मेंस नहीं क्लियर था, इस बार आपका स्कोर कितना था? इस बार सर 66.07 था। 66 पॉइंट, और मेंस में कितना था? मेंस में 38.75। 30। 38.75। ठीक है, और इंटरव्यू आपका गांधीनगर में था? अहमदाबाद, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में था। ओके, तो इंटरव्यू में स्कोर कितना रहा आपका? सर वो तो मैंने चेक नहीं किया, पर शायद 15.5 या आसपास उसके जितने रहा है। चलिए, अच्छी बात है। और आपको बता दूं कि आप गुजरात से हो, और हाँ। गुजरात से मेरा पर्सनली नाता है। मेरी फर्स्ट आपने बता ज्वाइनिंग जो थी वो गुजरात में आपने थी। बताया था महसाणा में हुई थी आपकी। मेहसाना में, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो डिस्ट्रिक्ट है। मेरा नेबर डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। हमारा बहुत नजदीक पड़ता है। अब मोदी के हाँ जो गांव है ना, मोदी जी का जो गांव है, वो हमारा, मैं जहाँ पढ़ता था वहां से बहुत ही नजदीक। हाँ, और स्पेशली एक मतलब मेरे गुजरात से कुछ फीलिंग्स इमोशन जुड़े हुए हैं। उससे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि गुजरात में सबसे बेस्ट चीज जो है आपके स्टेट में, और वो है क्राइम फ्री। कि हाँ हाँ, आपके स्टेट शांति में सर। इतना ज्यादा मतलब क्राइम फ्री स्टेट है ना, कि कुछ भी हाँ, मतलब आप चाहे लॉक लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको कहीं पे भी। वो है सर शांति, मतलब पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाओ, शांति जो गुजरात में है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। और इस टाइम का जो वेदर है गुजरात का, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। क्योंकि हाँ, मेरा जो क्योंकि ड्यूटी थी वो गांधीनगर से थोड़ा 25-30 किलोमीटर बीजापुर में थी। हाँ, बीजापुर वो बीजा गांधीनगर महसाणा हाईवे पर है। महसाना और गांधीनगर बीजापुर में थी। गांधीनगर तो हाईवे पर है। हाँ, वहाँ का जो वेदर, स्पेशली नॉर्थ गुजरात का। मैं नॉर्थ गुजरात में ही आता हूँ, पाटन नॉर्थ गुजरात में हम सब वहाँ ही आता है। चलिए, तो गुजराती होने के एक स्पेशल फीलिंग्स हैं आपके वैसे साथ भी में। गुजराती और पंजाबी का वैसे भी रहता है। नहीं, पंजाबी और काफी अच्छे गुजराती लोग। कम्युनिटी चलती। आपका हाँ, वेस्टर्न फूड भी बहुत। अच्छा, मतलब काफी अच्छा। एक्चुअली सर हम इतने स्वीट है कि हम दाल भी मीठी ही खाते हैं। हाँ, सब कुछ रात को भी मीठा खाते हो, सॉरी। चलिए, हम इंटरव्यू पे आते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। पर्सनल बातें बाद में हाँ करेंगे। हाँ चलिए, तो हाँ। सबसे पहले तो आपने जो है आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, आपने ग्रेजुएशन है वो आपने कौन सी स्ट्रीम में किया? मैंने सर बीएससी एग्रीकल्चर से ही किया और ग्रेजुएशन। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से? हाँ सर, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर पूरा, ये जो स्ट्रीम था ये पूरा एक कोर स्ट्रीम था। तो हाँ हाँ इस बार जो आपकी स्ट्रेटजी रही प्री के लिए कैसी थी, और क्या मतलब आपका बेस्ट पॉइंट था जो आपको अच्छा लगा, या जो आपका डेली का जो रूटीन था, जो आपको हाँ लगता हाँ। है कि ये डेली रूटीन करने से मेरे को जो मतलब याद करने की कैपेसिटी थी वो ज्यादा थी?
सर सबसे पहले मैं प्री की अगर बात करने जाऊँ तो प्री मेरे लिए दोनों बार आसान रहा, हम्म। क्योंकि ऐसा था कि मेरी इंग्लिश अच्छी थी पहले से ही, क्योंकि मैं हम्म। नवोदय में पढ़ा हूँ तो इंग्लिश मीडियम में हमेशा से पढ़ा हूँ, तो उस वजह से इंग्लिश मेरा एक प्लस पॉइंट रहा। तो जब मैंने लास्ट टाइम प्री दी थी तब मेरा इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट था और इस बार भी स्कोरिंग सब्जेक्ट था। तो उसकी वजह से प्री आसान इसलिए रहा क्योंकि जो क्वांट और रीजनिंग था उसमें मैंने सिर्फ कुछ चैप्टर ही किए थे जो कि जिससे हम कट ऑफ आराम से निकाला जा सके। फिर ज्यादा मतलब लोड नहीं लिया था कि चलो प्री पर ही पूरा फोकस हो जाए और मेंस छूट जाए, ऐसा नहीं किया। तो प्री के लिए क्वांट में और रीजनिंग में कुछ चैप्टर किए थे, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परसेंटेज है। ज्यादातर फिर डीआई पर बेस रहा कि डीआई के कर लिए, परसेंटेज के डीआई किए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के किए, फिर टाइम एंड वर्क के किए। ऐसे जो डीआई अगर अच्छे से हो जाती है आपकी तो फिर क्वांट के सेक्शन में इतना प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि डीआई 3-4 तो आती है जिसमें से आप कट ऑफ आराम से निकाल सकते आपने हैं। जो फिर अगर प्रीलिम्स की, रीजनिंग की बात जी करने, जी, जी जी, बोलिए 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 बोलिए। हाँ सर, अगर रीजनिंग की बात करने जाए तो रीजनिंग में ऐसा है कि पजल्स, अगर उस टाइम पे ऐसा होता है कि मैं जब एग्जाम में पजल सॉल्व करने जाते तो लगभग हमसे नहीं होती, क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा रहता है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है उस टाइम पे, आराम से करना नहीं होता, इसलिए होता नहीं, लग ज्यादातर नहीं होता। तो अगर आप ब्लड रिलेशन या फिर इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म और ऐसे टॉपिक्स पे भी अच्छे से कमांड है आपकी, तो रीजनिंग का कट ऑफ आराम से निकल जाता है। और फिर ये मतलब डिस्टेंस वाला जो जो क्वेश्चंस आते हैं, डिस्टेंस वाले, डायरेक्शन डिस्टेंस वाले, उसमें से भी निकल जाता है। और फिर इंग्लिश में तो मैं क्या आपको सबको रिकमेंड करूंगा इंग्लिश में कि आप कुछ नहीं करने का, सिर्फ द हिंदू का एक एडिटोरियल हर रोज पढ़ लेने का और उसको बस अच्छे से देख लीजिए, आराम से हो जाएगा। अगर इतना 2 महीने भी किया ना आराम से, तो आपने हमारे अंदर इतनी कंप्रहेंसिव नॉलेज आ जाती है, इतनी कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हम पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करके उसके क्वेश्चन आंसर आराम से दे सकते हैं। और आराम से अगर जैसे। हाँ, और जब एक बार क्वेश्चन आंसर पैराग्राफ से हो गए ना तो फिर इंग्लिश की कट ऑफ भी आराम से निकल जाती है। तो प्री का कोई इतना इशू नहीं रहता, प्री में फिर ओवरऑल कट ऑफ भी निकल जाती है जब तीनों में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है हमारा, तब कितना तो मेरा तो आपका स्कोर था प्री में और इंग्लिश में और एप्टीट्यूड में और रीजनिंग में, अगर आपको याद है तो? हाँ, थोड़ा बहुत जो याद है, एग्जैक्ट तो नहीं याद, पर इंग्लिश में मेरे 11 थे आउट ऑफ हम्म। 25। काफी अच्छा। और हाँ, रीजनिंग में शायद 70-80, हम्म। 17-18। हम्म। और मैथ्स मैथ्स मेरा क्वांट इतना इतना मैं फोकस किया भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है, तो मैंने ज्यादा दूसरी साइड पर फोकस किया था। तो क्वांट में शायद मेरे 3 थे, 3। और ओवरऑल 45 अराउंड थे, 45 समथिंग। काफी अच्छा था। तो कट ऑफ आराम से निकल गया था। तो प्री का जब सर मैं वैसे भी प्री दे के आया था तब मुझे लग गया था कि हाँ, प्री तो अपना आराम से हो जाएगा। अब रही अगर मेंस की बात करने जाए तो मेंस के लिए थोड़ा अपने को बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इतना वास्ट है कि जितना भी पढ़ो बहुत कम है। और इतने सारे सब्जेक्ट है और इतने इतने सारे डेटास, करंट अफेयर्स, फिर प्रोडक्शन के डेटास, ये सब। तो मैं तो सबसे पहले अगर रिकमेंड करना चाहूँ कि बी सिलेक्टिव, डोंट गो फॉर मगिंग अप एवरीथिंग, बिकॉज देयर इज नथिंग। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं। जैसा आपने बोला था, मैंने आपको बहुत फॉलो किया है सर, आपके जो हर रोज हर पीडीएफ में जो वीडियोस में थे ना, तो मैं आपकी हर बात ध्यान से सुनता था कि हाँ सर क्या कह रहे हैं, किस चीज पे फोकस करना है। तो मैंने 2-4 पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपको सर बताना चाहूंगा कि पहले तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जानो, हम्म। कि मेरी स्ट्रेंथ कौन से टॉपिक पर है, कौन से सब्जेक्ट पर मुझे ज्यादा है। ऐसा नहीं कि जो तुम्हें बिल्कुल आता नहीं और उस पे तुम टाइम खपाए जा रहे हो, और जो तुम्हें आता है उस पर भी फिर कमांड नहीं है तुम्हारी, हम्म। ऐसा ना हो। तो जो जो तुम्हारी वीकनेस है उसको थोड़ा सप्रेस करो, और जो स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रांग बनाओ, कि हम्म। अगर उसमें तुम्हें कहीं से भी पूछे ना तो आना चाहिए। हम्म। तो पहले तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अपनी जानो, फिर ऐसे टॉपिक चूज करो जिन पर तुम्हें फोकस ज्यादा करना है। जैसे कि जनरल एग्रीकल्चर में सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मेट्रोलॉजी, एक्सटेंशन, ये अगर हम ना देखें तो भी चलता है। फिर अगर कोई जैसे कि स्ट्रीम स्पेसिफिक है, कोई अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्ट्रीम से है, या फिर कोई ऐसी ऐसी स्ट्रीम से, तो उसके लिए ये एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी बहुत बहुत बोरिंग हो जाता है।
क्योंकि ना उन्होंने कभी साइंटिफिक नेम सुने होते और ये वो सब बहुत बोरिंग, तो वो सब छोड़ देना चाहिए मैं तो कहता हूँ, क्योंकि उसमें से इतना कुछ आता भी नहीं है। जो हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स है जैसे बनाना, उसमें जो पेस्ट आती है, पेस्ट एंड डिसीजेस, वही इंपॉर्टेंट होती है। वही मेजर हाँ मेजर क्रॉप का देख लो हाँ, एटलीस्ट, मेजर, ज्यादा नहीं बस तो। मेजर, हाँ मेजर क्रॉप्स के देख लेने चाहिए, पेस्ट ऑन डिसीजेस। बाकी एंटोलॉजी में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एग्रीकल्चर पे, जनरल एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है तो वो है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर के कुछ क्रॉप्स, और एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी के कुछ क्रॉप्स, मतलब जिनके कुछ और पेस्ट और डिसीजेस, बस। इससे ज्यादा सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एकदम सिलेक्टिव रहना है। मैं जैसे आप बोला था वैसे, आपने बोला था वैसे सब कुछ, मतलब नेमरा चुंडा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, 4-5 बार पढ़ी है। तो उसमें से जो जनरल एग्रीकल्चर का जो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का पार्ट था वो बहुत डीप में पढ़ा है मैंने, कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में से, मतलब इसमें से 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, तो वो तो छूटना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए वो आना ही चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिन पर जो मतलब बहुत जरूरी है, जिसके क्वेश्चन बनते ही बनते, तो उनको पहले कर लीजिए, चाहे बराबर उनको अपनी, पहले उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। फिर एक पॉइंट है कि रिवाइज करिए जितना हो सके उतना। ऐसा नहीं कि मटेरियल समेटते चले जाइए, ये 5 बुक्स पढ़ ली और फिर ये बुक पढ़ ली और पता चला कि एक में से भी पूरा कुछ अच्छे से याद नहीं है। ऐसा नहीं, भले आप 2 बुक्स पढ़े या और 1 बुक पढ़े, लेकिन जो है उतना पक्का आना चाहिए, मतलब उसमें से अगर कुछ भी पूछे तो आपको आना चाहिए। तो एक ये है कि रिवाइज करो। और बस सर इतना मतलब है कि मैंने फिर आपकी जो पीडीएफ्स हैं ना, उनमें हर पीडीएफ्स में मैं ये देखता था कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपने मार्क किया हुआ है, या कोई आगे जो क्वेश्चन पूछा गया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि जो मतलब बार बार आता हो, 3-4 बार पूछा गया हो, तो वो मैं अलग से लिख लेता था। अलग से मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट के नोट बनाए थे, कि जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री के, फिर फिशरीज के, करंट अफेयर्स के, तो सारे नोट्स बनाए थे, उसमें ऐड करता जाता था कि ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है, ताकि जब भी कोई मैं फ्री होता था तो अपने पास वो लेके ही रहता था कि हाँ ये तो एटलीस्ट अपने आंख के सामने होना ही चाहिए, अपने नजर के सामने आना ही चाहिए। तो क्या है कि 3-4 बार अपने नजर के सामने आ जाती है चीजें, तो आराम से दिमाग में आ जाती है, वो फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप क्लिक हो जाती है। और एग्जाम पे टाइम पे ऐसा रहता है कि उस टाइम पे योर प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है, कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आपको पता भी होता है, लेकिन फिर भी आप गलती कर जाते हो, कि एनवायरनमेंट ऐसा रहता है, प्रेशर ऐसा रहता है। तो सबसे पहले एग्जाम के पहले की बात अगर करने जाऊँ, तो सबसे ज्यादा, एक अगर किसी को मैं एक शॉर्ट में मैसेज देना चाहूँ कि बी सिलेक्टिव, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि जितना मतलब हवा बना रखी है। अगर मुझे तो बहुत बड़ा अफसोस होता है कि लास्ट टाइम मैंने आपकी वो कोर्स नहीं ज्वाइन की, वरना लास्ट टाइम ही हो जाता, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। लेकिन अब पता चल गया है कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। तो इसमें पढ़ने से ज्यादा छोड़ने वाली चीजें ज्यादा है, हम्म। फिर जो बाकी जो बचता है वो पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आपने बोला था कि आपकी एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारी, मैंने पूरी वीडियोस देखी, सारे पीडीएफ देखे, तो बहुत लंबा कोर्स है वो। और इतना लंबा, हम मतलब सारा तो कुछ किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि सारे इतने सारे डेटा से, इतनी नाबार्ड के नॉर्म्स से, नाबार्ड के नॉर्म्स पर फिर पता चला कि नाबार्ड के नॉर्म्स में भी कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ नहीं। जैसे कि बफोलियस के वो क्या लैक्टेशन डेज कितने होते हैं, वो सब, वो मतलब फिर मैंने राउंड राउंड कर रखी कि हाँ ये चीजें देख लेनी चाहिए, बस ज्यादा मतलब हर चीज एक लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट वाली चीज ये है कि पहले तो टॉपिक चूज करो कि किस पर आप लोग काम करना है, सब्जेक्ट चूज करो। जैसे मैं अगर रेकमेंड करूंगा तो जनरल एग्रीकल्चर में आप एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, इन 3 पे सबसे ज्यादा फोकस करो। हॉर्टिकल्चर में भी हर क्रॉप्स नहीं, जो 10-12 आपने क्रॉप्स जो दी हुई है, फ्रूट क्रॉप्स जैसे कि कोकोनट, मैंगो, बनाना, इनमें से ही बस इनका ही। और फिर सेम एंटोमोलॉजी में, और उसमें भी इसका ही पेस्ट और डिसीज देख लो। फिर सीधे आ जाओ अलाइड सब्जेक्ट्स पे, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, करंट अफेयर्स है। इन पर थोड़ा ज्यादा जोर रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि जब लास्ट टाइम जनरल एग्रीकल्चर पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था, तो इस टाइम हो सकता है कि वो करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करें, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन पक्का नहीं है, लेकिन कर सकते हैं ऐसा। फिर बिल्कुल कर भी सकते हैं, हमको, क्यों नहीं कर सकते हो। हाँ, जी। लेकिन हाँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके चल सकते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं कि करंट अफेयर से ही आएगा।
अपने को पूरा देखना है, लेकिन हाँ करंट अफेयर्स मतलब अच्छे से कर सकते हैं इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम पे एक भी नहीं आया तो मैंने बहुत अच्छे किए थे करंट अफेयर्स। आपको शायद याद होगा तो मैंने कॉल किया था उसके लिए, जो इंजीनियरिंग के सभी है ना वो स्कीम्स आई थी, हम्म। इसके हॉर्स पावर्स के लिए कितना है, इसके हॉर्स पावर्स के लिए, तो आपने बोला था कि नहीं इतना डीप में मत जाओ, जरूरत नहीं है। तो फिर पता चला कि उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं, तो उसमें क्या ऐसा होता है नहीं ना है, कि जब लेकिन आप पढ़ रहे होते हो ना, स्टडी के टाइम में ना हर हाँ चीज तो वाजिब तब लगती है। ऐसा, हर हाँ, चीज तब ऐसा अगर लगता है कि स्टडी, सारा कुछ हाँ, आएगा। सारा कुछ है। मैं आपको, आप पढ़ रहे हो, मान हाँ लीजिए आप पूरे धूमधाम से पढ़ रहे हो, मैं कोई भी एक बुक से कोई भी क्वेश्चन लाता हूँ, आपको देता हूँ, आपको हाँ नहीं आया, आप डर जाओगे, मोरल डाउन आपका। हाँ हाँ हाँ, तो उस सही है। टाइम पे क्या होता है कि जब आप डर में ना, हर चीज जायज लगती है, मतलब हर चीज हाँ आपको वाजिब लगेगी। डर वाजिब एक लगेगी, ऐसी सही। चीज है। और स्टडी के टाइम में इंसान सबसे ज्यादा डरता है। हाँ उस टाइम पे ऐसा लगता है कि ये भी आएगा, ये भी आएगा, इसमें से भी आ सकता है, इसमें से। तो सबसे ज्यादा यही है कि आपको पहले टॉपिक चूज करो, उस पर स्ट्रांग बनाओ, और जितना मतलब कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो वो सब मतलब पूरा आना चाहिए, उसमें से कहीं और से भी पूछे आना चाहिए। अपने आप पे विश्वास रखो, जो पढ़ हाँ रहे हो अपने आप सही कर रहे हो। बी आप डरो कॉन्फिडेंट। मत, बी हाँ कॉन्फिडेंट। हाँ। मैंने भी जब आपके मॉक टेस्ट दिए तब बहुत अच्छे मेरा स्कोर आता था। तो मुझे हम्म। लगा कि हाँ मतलब अब पढ़ाई सही वे में हुई है, कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन। और जब मेंस भी दिया था तभी उसी मतलब पॉजिटिविटी से दिया था कि हाँ इस बार चलो अपना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो अपना क्या, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ बहुत मैटर करते हैं, कि हाँ बहुत अपने को अंदर से आना चाहिए कि हो जाएगा इस बार, कोई टेंशन नहीं। तो ये सारी चीजें हैं सर जो मैंने की थी मेरे दरमियान। एक चीज यहाँ पे मैं स्टूडेंट को बताना चाहूंगा हाँ कि हाँ एक्चुअल में स्टूडेंट सोचते कि कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन हाँ का लेवल बढ़ गया है, या इस बार मतलब कंपटीशन टफ होने वाला है, या ये होने वाला है। कंपटीशन सिर्फ उसी बच्चों के बीच में होता है जो प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं, मेंस में जाते और 1:10 रहता है उनका। 10 होते, बहुत सारे तो निकल जाते प्रीलिम्स में। हाँ, मतलब समझे, मतलब आप सोचो कि मान लीजिए 2 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, या 1 लाख, चलो 50,000 मान लेते हैं। तो आपको अभी लगेगा कि 50,000 बच्चे कंपटीशन में है, लेकिन नहीं। जितनी वैकेंसी आएगी उसका रेशो 10 के, मतलब आपको 10 में से एक जाना है। हाँ 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 सर। और उस टाइम पे सर ऐसा क्या लगता है, हम वैकेंसी की ओर देखते कि पूरे इंडिया में से इतनी से, पर हम ये नहीं देखते कि हमें तो उसमें से एक ही वैकेंसी मतलब एक ही सीट चाहिए ना। तो हम अगर अपने तरीके से टॉप रहे तो हमें कौन पीछे छोड़ सकता है। और दूसरा एक बात है, जितना टाइम आप ये सोचने में स्पेंड कर रहे हो कि मेरा होगा या नहीं होगा, नहीं उससे होगा, बेटर है कि आप काम कीजिए, काम सोचिए कीजिए मत। उस पर। उतने में मैंने भी सर ऐसे, मैंने इस बार अपनी डायरी थी ना तो उसके लास्ट पेज पे लिख दिया था कि दिस टाइम नो मैटर हाउ हाउ हार्ड आई हैव टू वर्क, बट आई विल डेफिनेटली डू इट, एंड आई आई हैव डन इट। एक्चुअली यू आर गिटारिस्ट ना? हाँ सर, प्ले आपकी, कर लेता हूँ। हाँ, आपकी फोटो वगैरह देखी, आपकी एक ही फोटो लगी हुई है वो गिटार वाली, मैंने सोचा लगता है बंदा हाँ गिटार वगैरह अच्छी बजाता है। हाँ वो भी है, गिटार की है, फिर मैं वैसे पोएट्री भी करता हूँ। चलिए, कोई पोएम लिखी है यहाँ पे बच्चों के लिए तो बोलिए, है अभी तो कुछ? सर लिखी नहीं, लेकिन मैं आपको शेयर जरूर करूंगा, शेयर कर दूंगा कुछ लिख के, तो आप ऐसे लगा देना। स्टूडेंट के लिए जरूर कुछ भेजिएगा, ठीक है? हाँ जरूर, मोटिवेशनल कुछ ऐसा कर दूंगा लिख हाँ, के। क्योंकि वैसे तो मैं स्पेशली, मतलब गुजरात से मेरा स्पेशली है, क्योंकि हाँ हाँ। गुजरात बेस्ट है, वेदर के एनवायरनमेंट में बहुत बेस्ट है। और सर एक चीज ये बताना चाहूंगा कि वाइल प्रिपरेशन टेक सम रेस्ट एंड टेक एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय द प्रिपरेशन। ऐसा नहीं कि बस लगे पड़े पूरे दिन ऐसे मतलब पागलों की तरह, ऐसा नहीं। मैं तो सर मेरे पास तो मैं ऐसा, मेरी तो पैशन थी गिटार, इसलिए मैं तो बजाता था और मैं एंजॉय करता था, वाइल मैं गिटार बजाता था तब भी देखता रहता था दो चार चीजें। तो हम्म। एंजॉय करनी है प्रिपरेशन बस, वरना फिर मतलब ऐसा लगता इतना सारा कोर्स है और कब होगा, तो एंजाइटी नहीं चाहिए अपने अंदर। समझे, मतलब ये यू है हैव टू चीज। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर स्टडी। हाँ आप म्यूजिक के साथ कर सकते हो कुछ भी, मतलब आपको लगता है म्यूजिक जैसे सुन गिटार। सकते हो, ऐसा नहीं कि बजाना ही। हाँ म्यूजिक सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो आपको ऐसा लगे कि हाँ ये फ्रेश कर सकता है मुझे। जी, और कुछ? बस सर बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी हु आर गोइंग टू बी
प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। और यकीन रखिए गुरुकुल एग्री पे मैं तो पर्सनली मैंने लिया है, इसलिए मुझे पता है कि सर बहुत ही अच्छे और बहुत ही हेल्प करेगी उनकी गाइडेंस आपकी। तो हर एक बच्चे को ये मेरी सलाह है कि बस सर जो कहते हैं उसे रामबाण समझ के यूज कीजिए। और एक्चुअली लास्ट ईयर आपके एक और स्टूडेंट थे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, मिलन पांड्या, वो भी हाँ भावनगर में पोस्टिंग है उनकी। तो बैंक ऑफ भावनगर। हाँ भावनगर में। तो उनका अभी क्या है कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में है। हाँ तो हाँ उनका ये है कि उनका 1 साल हो गया है, उनको पोस्टिंग बिल्कुल घर के पास मिली है, तो काफी अच्छे हाँ। रिलेशन है उनके साथ भी। तो अच्छा अच्छा। जी। तो सर है वैसे हमारे आनंद से भी बहुत सारे सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी और नामदार यूनिवर्सिटी। हम्म। और कुछ आप अपने माता पिता के बारे में, या कोई आपका ऐसा कोई आइडियल पर्सन हो जो फ्रेंड्स वगैरह जिसने आपको सपोर्ट किया हो, क्योंकि मेरे हर सर इंसान। एक्चुअली बहुत सारे फ्रेंड है जिन्होंने मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट किया इसमें। किसी ने मतलब मेंटली सपोर्ट किया हो, किसी ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया। और मेरे पेरेंट्स का तो मैं हमेशा रहूंगा, क्योंकि वो तो एक ऐसी चीज है जो हर बच्चे के लिए होती है कि माँ बाप का सपोर्ट के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उनका सपोर्ट तो हमेशा ही रहा मेरे पर। तो ये भी है कि फ्रेंड्स के सपोर्ट भी रही, उन्होंने भी बहुत किया कि हो जाएगा, तेरे से आराम से हो जाएगा, तू कर सकता है। तो ये जो एक हौसला है जो औरों से अपने को मिलता है, ये भी अपने आप को मतलब मोटिवेट करता है कि हाँ भाई कर सकते हैं, हम आराम से कर कर सकते सकते हैं बिल्कुल। और इसमें जो आप कितने घंटे पढ़ते थे, आपके स्टडी आवर कितने थे? हैं। एक्चुअली सर मैंने अगर सच में कहूँ तो जब दिसंबर थे ना, दिसंबर के बाद जब मेंस प्रीलिम्स का रिजल्ट था, तो उन दिनों तो मैंने बहुत 14 घंटे तक गिन लीजिए, 13-14 घंटे तक खींच वो तो लिया था। रिवीजन का टाइम है, वो तो अपन काउंट ही नहीं कर सकते, पहले थोड़ा। पहले थोड़ा 4-5 घंटे हर रोज, सीरियसली 4-5 घंटे मतलब खींच लेता था। और प्रीलिम्स का तो कुछ नहीं, प्रीलिम्स में ऐसे देख लेता। मैंने प्रीलिम्स के टेस्ट ज्यादा दिए, क्योंकि टेस्ट में ज्यादा पता चलता है अपने को कि कहाँ कैसे अटेम्प्ट करना है। वो टेक्स्ट बुक के टेस्ट आते हैं ना, वो टेस्ट से ज्यादा पता नहीं। तो फिर प्रीलिम्स तो ऐसे ही निकल गए। प्रीलिम्स ना ऐसे ही कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा आराम से, इसलिए उसका कोई इश्यू नहीं रहता था। मैं ज्यादा पर मेंस पे ही फोकस करता था। और आपने स्टडी कब शुरू की थी इस साल? सितंबर में आपका कोर्स परचेज किया था शायद मैंने, सितंबर में। लेकिन उस टाइम पे मैं इतना सीरियस नहीं था, सच बताओ तो। उस टाइम पे सिर्फ देखा था कि हाँ पैटर्न कैसे है, क्या प्रोवाइड करते हैं वो सब। बाकी प्रिपरेशन तो शायद अक्टूबर से ही स्टार्ट की थी, अक्टूबर नवंबर से। और कितनी बार आपने रिवीजन किया था थोड़ा? ये अ, आपको कोई डाटा वगैरह रिवाइज करने में या याद करने में कुछ ऐसा आपने लॉजिक वगैरह लगाया हो, या रिवाइज कितने बार किया था ये कुछ? मैंने 3-4 बार रिवाइज किया था। और मैंने क्या किया था, नोट्स बनाई हुई थी करंट अफेयर्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी ना, उनकी नोट्स बनाई हुई थी। तो जब भी देख लेता था, जब भी फ्री होता था, तब सारे नोट्स ऐसे रिवाइज करता रहता था, देखता रहता था कि हाँ पता चले कि कौन सी डेट को लॉन्च हुआ था, कितना बजट है, वो सब देख लेता था। तो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज ही करता था मैं, पढ़ता बहुत कम था। जो चीजें पढ़ी थी उसको बहुत बार रिवाइज करता था। जैसे आपने बोला था एक वीडियो में कि जो पढ़ा है उसको रिवाइज बहुत बार, तो रिवाइज बहुत की थी मैंने। रिवीजन से कॉन्फिडेंस आता है, हाँ रिवीजन से ये कॉन्फिडेंस आता है, और मतलब कि अपने को लगता है कि हाँ जो अपने पढ़ा है वो याद है। याद है। क्योंकि अगर आप 1-2 महीनों से नहीं देखते हो और बाद में एकदम से देखते हो, आपका जो याद किया वो भी भूल जाओगे, पहला तो भूला है ही है। हाँ हाँ। तो ये सब है सर। चलिए, अच्छी एंड बात है। थैंक्स टू यू सर। एक्चुअली थैंक्स तो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि थैंक्स तो कह के हम कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली वहां आते और मिलते तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि चलो हाँ। पर फिर भी यहीं से कोई हम बात सिर्फ नहीं थैंक्स मेरे ही कह सकते हैं। कोई बात नहीं, मेरे को वैसे भी अभी मेहसाना आना है। तो हाँ तो आइएगा जरूर, तो आइएगा तो मिलते हैं। जी 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 जी। तो आपके लिए भी हम ओके थैंक्स सर। बोलेंगे कि आपने स्ट्रेटजी शेयर की स्टूडेंट के साथ। और उम्मीद करूंगा कि थैंक सभी यू सर। स्टूडेंट को जो आपकी स्ट्रेटजी है वो अच्छी लगी और काम आएगी। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम बोलिएगा। जरूर जरूर सर, धन्यवाद सर। जी। ओके प्रवीण, हैव अ गुड डे। है, थैंक यू सर, थैंक यू, सेम टू यू सर। जी जी।